हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज अपन पढ़ेंगे हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट के बारे में। हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले अपन एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन मीन्स बीपी का इंक्रीज़ होना, इंक्रीज़ बी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो रहता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर मीन्स होता है जो अपनी ब्लड वेसल्स रहती हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ना। किसका? ब्लड का प्रेशर ब्लड की वेसल्स की वॉल्स पर पड़ता है तो उसे अपन हाइपर टेंशन कहते हैं। वैसे तो नॉर्मली प्रेशर पड़ता है, लेकिन वो प्रेशर हाई हो जाए तो उसे हाइपर टेंशन कहते हैं या हाई बीपी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन ने इसके टाइप्स पढ़े थे। प्राइमरी और इडियोपैथिक हाइपरटेंशन होता है जो कि जिसके कॉजेज़ जो रहते हैं अननोन रहते हैं। सेकेंडरी एंड सिम्टोमेटिक जो रहता है उसमें सिम्टम्स शो होते हैं। ठीक है, मैलिग्नेंट जो कि और भी कंडीशन जो है और भी कंडीशंस या कॉम्प्लिकेशंस जनरेट करता है। ठीक है, सिस्टेमिक जो है अब स्मॉल आर्टरीज जो रहती है अपनी बॉडी के अंदर उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से बीपी बढ़ता है, तो वो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है। पल्मोनरी जो अपने लंग्स को ले जा रही है वो उन आर्टरीज़ में, उन वेंस में बीपी का बढ़ना पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहलाता है। मेनली इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी है। ठीक है, तो वो ये आपको याद रखना है। रिस्क फैक्टर्स के क्या क्या है? सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है, एज इंक्रीजिंग एज के साथ इंक्रीज़ होता है। ज़्यादातर ये मेल के अंदर फीमेल में ज़्यादा होता है मेल की कंपैरिजन, और फैमिली हिस्ट्रीज़ की होती है स्मोकिंग टॉबैको की वजह से। ठीक है, तो इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या है? हेडेक, फटीग होना, इंसोम्निया होना, डिजीनेस मतलब कि सिर चकराना, ये सारे इसके साइन सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने इसके इन्वेस्टिगेशंस पढ़े थे जिसमें अपन ब्लड प्रेशर लेते हैं, ईसीजी लेते हैं, यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए स्टेप केयर अप्रोच का पालन किया जाता है। स्टेप केयर अप्रोच का यूज़ किया जाता है, मतलब कि एक स्टेप बाय स्टेप क्या करना, बीपी को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आप हाई डोज की बीपी की ड्रग इसको दे दें, ऐसा नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, इसके अनुसार मरीज पहले पेशेंट को डायूरेटिक मतलब लेक्सेटिव देंगे, बीटा ब्लॉकर्स ड्रग देंगे, उसके बाद उसके रिस्पॉन्स के आधार पर दूसरी ड्रग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जाती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं केयर प्लान करते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो जाते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, हेडेक होना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो फर्स्टली आप डायूरेटिक्स ड्रग देंगे। डायूरेटिक ड्रग्स को लैक्सेटिव ड्रग्स भी कहते हैं। ठीक है, वाटर फील्स भी कहा जाता है क्योंकि ये वाटर को रिमूव करती है अपनी बॉडी से, सॉल्ट को रिमूव करती है, जिससे अपना बीपी मेंटेन हो जाता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स को बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग भी कहा जाता है, और ये मेडिसिन भी बीपी को मेंटेन करती है। देखो, जो बीटा ब्लॉकर्स ड्रग रहती है ना, ये क्या करती है, एपिनेफ्रिन जो अपने बॉडी में एपिनेफ्रिन हार्मोन रहता है उसके इफेक्ट को ब्लॉक करती है। एपिनेफ्रिन के इफ़ेक्ट को क्या करती है? एपिनेफ्रिन के इफ़ेक्ट को ब्लॉक कर देती है। इसको ब्लॉक कर देती है। सबसे पहले आपको इपिनेफ्रिन का फंक्शन पता होना चाहिए। इपिनेफ्रिन का फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन करना, मतलब कि जो स्मॉल आर्टरीज वेन्स रहती है उनका कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करता है इपिनेफ्रिन। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, पहले ही तो कॉन्ट्रैक्शन अपने बढ़ रहा है बीपी की वजह से, है ना, और अगर ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा इपिनेफ्रिन की वजह से, और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, तो इसकी वजह से इसे ब्लॉक करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए बीटा ब्लॉकर्स ड्रग दी जाती है। ठीक है, सारी हाइपरटेंसिव ड्रग क्यों दी जाएगी? बीपी को कम करने के लिए। तो बीटा ब्लॉकर ड्रग क्यों दी जाएगी? जो अपने हार्मोन से इसको रिड्यूस करेगी, और हार्मोन को रिड्यूस करेगी, इपिनेफ्रिन हार्मोन को रिड्यूस करेगी, तो उसकी वजह से उसे ब्लॉक कर देगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, बीपी मेंटेन हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल है प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल। ठीक है,
नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कैल्शियम को अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर नहीं आने देती है, हार्ट के अंदर नहीं आती है, जिसकी वजह से अपनी ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है। सारी बीपी की ड्रग यही करेगी, कॉन्ट्रैक्शन को कम करेगी। ठीक है, ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को कम करती है, रिड्यूस कर देती है, जिससे बीपी कम डाउन हो जाता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है निफेडिपिन, वेरापामिल। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो रहती है, ये क्या करते हैं, पहले आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, इसका फंक्शन पता होना चाहिए। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, अपने बॉडी में एक एंजाइम होता है जो कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेक्रेट होता है, जिससे फिर एंजियोटेंसिन सेकेंड सेक्रेट होता है, और वो एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करता है, बीपी को इंक्रीज़ करने का काम करता है। एंजियोटेंसिन एक हार्मोन है, ठीक है, एक हार्मोन है एंजियोटेंसिन, जो कि एंजियोटेंसिन सेकेंड को प्रोड्यूस करता है, और ये क्या करता है, बीपी को इंक्रीज़ करने का काम करता है। ये तो हो गया इसका फंक्शन। ठीक है, लेकिन अपन ड्रग कौन सी दे रहे हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इसके साथ इनहिबिटर जुड़ गया है। इनहिबिटर मतलब कि रोकने वाला। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को रोकना है, तो ये क्यों यूज़ की जाएगी, इसमें लिखा है, देखो, इट इज़ यूज टू ट्रीट हाई बीपी, हार्ट फेलियर और हाई बीपी में दी जाती है। ऐसी इनहिबिटर प्रिवेंट द एंजाइम इन योर बॉडी प्रोड्यूसिंग एंजाइम सेकेंड। एंजियोटेंसिन सेकेंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस एंजाइम को प्रोड्यूस होने से प्रिवेंट करती है, रोकती है, क्योंकि एंजियोटेंसिन हार्मोन क्या कर रहा है, बीपी को इंक्रीज़ कर रहा है। तो एंजियोटेंसिन सेकेंड एंजाइम प्रिवेंट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, वो इनहिबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा अपनी बॉडी में, तो बीपी क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। इसका एग्जांपल है क्रिप्टोप्रिल, एनालाप्रिल और लिसिनोप्रिल। ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट है वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर के नाम से ही पता चल रहा है, ये वेसल्स को क्या कर देती है, डायलेट कर देती है, जिससे बीपी क्या, ब्लड क्या है, आराम से फ्लो होता है, तो ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो वेसो डायलेटर इसलिए दी जाती है, जो वेसल्स को डायलेट कर देती है। ठीक है, अपनी ब्लड वेसल्स को ओपन कर देती है, डायलेट कर देती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रोलाजिल, मिनॉक्सिडिल और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सिम्टोलाइटिक ड्रग्स। सिम्टोलाइटिक ड्रग्स जो है, ये क्या कर देती है, सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी को रिड्यूस कर देती है। सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी क्या करती है, सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी आपको पता होगा, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है अपनी बॉडी में, है ना, ब्लड प्रेशर जो रिड्यूस, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम क्या करता है, बीपी को इंक्रीज़ करता है, सारी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने का काम करता है। तो बीपी को इंक्रीज़ करेगा, तो उसकी वजह से अपन क्यों क्या करना है, उसे रिड्यूस करने के लिए सिम्टोमेटिक ड्रग्स के लिए, उसकी नर्व एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए अपन अल्फ़ा 2 एड्रेनर्जिक रेसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अल्फ़ा और बीटा ड्रग्स भी दी जाती है, जो कि दोनों कॉम्बिनेशंस होते हैं, अल्फ़ा बीटा कॉम्बिनेशंस होता है। ठीक है, ये भी इसमें दिया जाता है। 7 क्लासिफिकेशन होते हैं हाइपरटेंशन बीपी के। हाइपरटेंशन में जो भी ड्रग्स दी जाती है, उसके 7 जो है क्लासिफिकेशन होते हैं। देखिए, आपको कुछ याद नहीं करना है। देखो, आप बीपी के पेशेंट आपके घर के आसपास, आपके घर में रहते ही हैं। ब्लड प्रेशर के पेशेंट तो हमेशा कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके 7 क्लासिफिकेशन आपको याद होने चाहिए। डायूरेटिक ड्रग देंगे सबसे पहले, जो कि फ्यूसेमाइड होती है। बीटा ब्लॉकर्स ड्रग जो प्रोपेनोलोल, मिटोप्रोलोल, एनाप्रोलोल होती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफेडिपिन, वेरापामिल। ठीक है, एसी इनहिबिटर क्रिप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, इसकी जो है क्लासेस होती है। और वेसोडाइलेटेड ड्रग्स सोडियम नाइट्रोक्लोराइड्स और मिनॉक्सिडिल, हाइड्रोलाजिल, ये सब वेसोडाइलेटर्स होती है। सिम्टोलाइटिक ड्रग्स मतलब कि जो अल्फ़ा 2 एड्रेनर्जिक ड्रग्स है, वो मिथाइल डोपा और क्लोरिडीन। ठीक है, इसके 7 क्लासिफिकेशन होते हैं। एक और क्लासिफिकेशन मैं आपको बताती हूँ, अल्फ़ा और बीटा, जो कि दोनों कॉम्बिनेशन में आती है। बीटा और ये अल्फ़ा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उसका एग्जाम्पल है लिबेटोलोल और क्रेवेडिलोल। बस आपको ये याद रखना है कि इसके 7 क्लासिफिकेशन होते हैं हाइपरटेंशन के, और ज़्यादा आपको माइंड पर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। 7 क्लासिफिकेशन को याद करो, उसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल याद करो, और हाइपरटेंशन की
ब्लड आपकी इसकी जो भी ड्रग्स है याद हो जाएगी। ठीक है, आपके आसपास, घर के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं ही है, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी पूछता है कि हाइपरटेंशन की ड्रग कौन सी है, अगर कोई ड्रग बता भी देता है तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, नॉर्मल ही है, हाइपरटेंशन तो आपको याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट अपन इसकी जो भी एसेंशियल ट्रिपल थेरेपी का यूज़ किया जाता है इसमें, जैसे कि डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, ये 3 थेरेपी पहले दी जाएगी, फिर 3 थेरेपी बाद में दी जाएगी, मतलब ऐसे करके इसमें दिया जाता है। डाइट थेरेपी में सॉल्ट का यूज़ कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, पहले स्टेप केयर अप्रोच का यूज़ करना है। फर्स्ट स्टेप में आप सारा जो भी उसका डाइट प्लान है, उसके लाइफ स्टाइल है, वेट है और जो भी आदतें हैं उसकी, सिगरेट स्मोकिंग की, तो वो हैबिट्स को छुड़वाना, अवॉइड करवाना, ये सारी फर्स्ट स्टेप में आता है। नेक्स्ट में स्टेप में आता है बीटा ब्लॉकर्स का ड्रग का यूज़ करना, डायूरेटिक ड्रग का यूज़ करना फर्स्ट लाइन में। ठीक है, थर्ड स्टेप में आप ड्रग के डोज को बढ़ाते हैं। ये याद रखना कि स्टेप बाय स्टेप इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एसी इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दी जाती है। फिर पेशेंट का बीपी लिया जाता है सुपाइन और स्टैंडिंग पोजीशन में। ये याद रखना कि सुपाइन पोजीशन में अलग बीपी आता है और स्टैंडिंग पोजीशन में अलग आता है। जब पेशेंट लेटा हुआ है तो बीपी अलग आएगा और जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में तो अलग आएगा। ठीक है, तो अलग अलग बीपी है तो आपको अलग अलग बीपी टेस्ट करना है, जांच करना है उसकी। ठीक है, उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं ड्रग्स के, उनको टेस्ट करना है। ठीक है, उसके लिए भी पेशेंट को जो है बताना है, जैसे हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है। ठीक है, ये सारी जो है कॉम्प्लिकेशंस है, कफ, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्रग्स के, तो ये बताना है। इसके बाद पेशेंट को खाने से रिलेटेड जो भी उसके बैलेंस डाइट है उसके बारे में बताना, तो वो क्या बैलेंस डाइट करेगा पेशेंट। सोडियम जो है वो उसको बिल्कुल कम लेना है क्योंकि बीपी उसका इंक्रीज़ है। ठीक है, 5 से 15 ग्राम पर डे उसको लेना है। और मक्खन, दूध, मक्खन वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं उसको अवॉइड करना है, सारी चीज़ें खाने में उसको अवॉइड करना है। बटर, मिल्क, केन मिल्क, केन जो डिब्बाबंद मांस होता है, धमीकृत मांस होता है, जो स्मोक्ड होता है, मतलब कि जो भाप में पकाया जाता है ना उसे स्मोक्ड मीट बोलते हैं। कैंड जो डिब्बे में बंद करके पकाया जाता है उसे कैंड मीट बोलते हैं। पिकल्स, अचार वगैरह ये सारी चीज़ें लेने को मना करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी फैटी डाइट्स है, कोलेस्ट्रॉल है, उसका लेवल कम करना, कैलोरिक डाइट नहीं लेना है। ठीक है, और जो भी ओवर काउंटर ड्रग्स है उससे बचना है। ओवर काउंटर ड्रग्स जैसे कि और भी ड्रग्स ले रहा है कोई साथ में, एंटी एसिड वगैरह, कफ से रिलेटेड, लैक्सेटिव, ये चीज़ें आपको नहीं लेना है, ये भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट, पेशेंट के जो भी रिलेटिव्स है उनको भी जानकारी देना चाहिए कि पेशेंट को क्या क्या करवाना है। ठीक है, उसकी सीरियसनेस ऑफ डिज़ीज़ के बारे में बताना कि इसकी और भी सीरियसनेस हो सकती है, हार्ट फेल हो सकता है, कार्डियक फेलियर हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपको बताना है कि इससे बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है, ये सारा आपको बताना है उसके फैमिली को। ड्रग थेरेपी के बारे में बताना है, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉस्ट ऑफ थेरेपी, एक्सरसाइज, फॉलो अप, विजिट, मेंटेन, बीपी रिकॉर्डिंग, रीडिंग वगैरह सारा मेंटेन करना है एक डायरी में, है ना। और योग दिनचर्या में शामिल जो भी योगा है ये सारा करना। एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ स्ट्रेस, जो भी आप स्ट्रेस है, तनाव है, वो आपको एक्सप्रेस करना है, किसी को भी बताते हैं अगर अपना फीलिंग अपन किसी से शेयर करते हैं तो इससे क्या होता है, अपना जो हार्ट रेट रहता है वो रिड्यूस हो जाता है, अपना स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। फॉलो रेगुलर एक्सरसाइज करना, रोज़ व्यायाम करना, ऐसा नहीं कि हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, कभी भी बीपी में व्यायाम वगैरह तो करना ही चाहिए। ठीक है, और डाइटरी रेस्ट्रिक्शन भी बताना है कि ऑयली डाइट नहीं लेना है, फैटी डाइट नहीं लेना है, ये सारा उनको बताना है, सॉल्ट नहीं लेना है ज़्यादा, तो ये सारा डाइटरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कार्डियक डिसरिदमिया। ठीक है, इसमें अगर हाइपरटेंशन में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है।